जय हिंद मेरे विद्यार्थियों आज हम क्लास 12th का आपका प्रश्नावली 1.2 का एग्जाम्पल नंबर 12 सॉल्व करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 11 तक हम इसके पहले क्या कर चुके हैं, सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, तो देखिए एग्जाम्पल 12 आपको क्या दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि नीचे परिभाषित फलन, एक फलन है जो कि फलन को हम दर्शाते हैं स्मॉल f से। ठीक है ना, फंक्शन कहां से कहां परिभाषित है, प्राकृत संख्या से प्राकृत संख्या, दैट इज नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में परिभाषित है। ठीक है, इसको हमको ये जो फलन दिया हुआ है इसको हमको सिद्ध करना है कि ये एकाएकी भी है और आपका क्या है, अक्षादक भी है। ठीक है, तो हमारे पास पहले से जो फलन दिया है उसको लिख लेते हैं। एफ एक्स बराबर हमारे पास दिया हुआ है आपका x प्लस 1, कब, जब x आपका विषम है, x क्या है आपका विषम है। ठीक है, और एफ एक्स बराबर क्या दिया हुआ है आपका, एफ एक्स बराबर दिया हुआ है x माइनस 1, कब, जब x क्या है आपका सम है। ठीक है, तो ये जब x विषम होगा तो हम ये इस वाले फंक्शन का यूज करेंगे। ठीक है, और जब x सम होगा तो हम इस वाले फंक्शन का यूज करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास एकाएकी, सबसे पहले हम प्रूफ करेंगे एकाएकी के लिए, क्या प्रूफ करेंगे, एकाएकी के लिए प्रूफ करेंगे हम सबसे पहले एकाएकी। एकाएकी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, वन वन। ठीक है, देखिए एकाएकी डिफिनेशन क्या, हमारे पास एकाएकी डिफिनेशन में क्या पढ़ा था कि fx1 बराबर fx2 लेकर चलेंगे। अगर हमारे पास x1 बराबर x2 आ गया तो फलन क्या हो जाएगा, एकाएकी हो जाएगा। ठीक है, ये हमने एकाएकी डिफिनेशन पढ़ी थी इसके पहले। ठीक है, fx1 बराबर fx2 लेकर चलेंगे, अगर x1 बराबर x2 आ गया तो फलन एकाएकी होगा, नहीं तो फलन एकाएकी नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें एकाएकी सिद्ध करने के लिए हम 4 कंडीशन बनाएंगे। कितनी कंडीशन बनाएंगे, 4 कंडीशन बनाएंगे। कौन कौन सी, पहली बात तो हम x1 x2 को, ये जो हमारे पास x1 x2 था इसको हम एक बार दोनों बार सम लेंगे, दोनों सम होंगे, x1 भी सम होगा x2 भी सम होगा। दूसरी बार में दोनों को x1 और x2 दोनों को विषम लेंगे। तीसरी बार में, तीसरे कंडीशन केस में हम क्या लेंगे कि x1 सम होगा x2 विषम होगा। चौथे केस में x1 विषम होगा x2 सम होगा। तो हम चारों केस को समझते हैं क्या होता है। ठीक है, तो पहला केस हम लेते हैं कब, पहला केस हम लेते हैं जब x1 सम, x1 तथा x2, जब x1 तथा x2 दोनों सम हो। ठीक है, जब x1 तथा x2 दोनों सम लेते हैं तब। ठीक है, दोनों सम लेंगे x1 तथा x2 तो दोनों के लिए हम इस फंक्शन का यूज करेंगे, क्योंकि सम के लिए ये फंक्शन हमारे पास डिफाइन है। ठीक है, तो हम लेके चलते हैं fx1 बराबर fx2, क्या लेके चलते हैं, fx1 बराबर fx2, ये हमारे पास परिभाषा है, तो हमको ये लेके चलना पड़ेगा एकाएकी में। ठीक है, तो fx1 बराबर fx2 लेके चलते हैं। हमारे पास fx किस रूप में परिभाषित है, सम के लिए, सम के लिए हमारे पास परिभाषित है fx बराबर x माइनस 1, तो fx की जगह हम x1 रखेंगे तो इधर भी x1 रखना पड़ेगा, तो x1 माइनस 1 हो जाएगा। fx2, x2 यहाँ पे रखेंगे तो x2 यहाँ पे भी हो जाएगा, x2 माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, अब x1 x2 को एक तरफ ले जाओ, संख्या संख्या को एक तरफ ले जाते हैं। ठीक है, तो x1 इधर, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये माइनस 1 हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो x1 माइनस x2 बराबर कितना आ गया आपका 0, तो x1 बराबर कितना हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा तो प्लस x2। तो हमने क्या लेके चला, fx1 बराबर fx2 लेके चला और हमारे पास x1 बराबर x2 आ गया। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये इसमें क्या हो जाएगा, फलन f क्या हो जाएगा आपका एकाएकी हो जाएगा जब हम x1 x2 दोनों को सम लेंगे। ठीक है ना, इसलिए क्या हो जाएगा, f एकाएकी है। ठीक है, अब हम लेके चलेंगे केस सेकंड, केस सेकंड हम बी पार्ट में लेके चलेंगे, जब x1 तथा x2 क्या हो, दोनों विषम हो। ठीक है, जब दोनों सम थे तो हमने ये प्रूव कर दिया। अब जब दोनों विषम हो, तो जब दोनों विषम हो x1 x2 तो हम इस फंक्शन का यूज करेंगे, क्योंकि विषम के लिए हमारे पास ये फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो इस फंक्शन का यूज करेंगे हम। ठीक, तो हम यूज करते हैं, तो हम पहले तो लेके चलेंगे fx1 बराबर fx2, क्या लेके चलेंगे, fx1 बराबर fx2, ये लेके चला हमने। अब fx1 fx बराबर हम विषम के लिए किसका यूज करेंगे, इस वाले फंक्शन का यूज करेंगे। तो fx बराबर हमारे पास क्या दिया हुआ है, x प्लस 1, तो अगर हम x1 रखे, यहाँ पे x1 रखे तो यहाँ क्या हो जाएगा, x1 प्लस 1 हो जाएगा हमारे पास, क्या हो जाएगा x1 प्लस 1। इधर अगर हम x की जगह x2 रखें तो क्या हो जाएगा, x2 प्लस 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x2 प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए प्लस 1 इधर है, प्लस 1 इधर है, प्लस उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो x1 बराबर कितना आ गया हमारे पास, x2, तो fx1 बराबर x2 लेके चले, x1 बराबर x2 आ गया, इसलिए क्या हो जाएगा, ये फलन, ये भी इसमें भी, इस कंडीशन में भी क्या हो जाएगा, हमारा फलन एकाएकी हो जाएगा। ठीक है, इसलिए f क्या हो जाएगा हमारे पास, एकाएकी है। क्लियर, इतना क्लियर हुआ ना। अब देखिए, अब हम तीसरी कंडीशन लेके चलेंगे,
जब x1 सम तथा x2 क्या हुआ आपके पास विषम। ठीक है, तीसरी कंडीशन है जब x1 सम तथा x2 विषम हो। तो x1 जब सम होगा तो हम इस वाले फंक्शन का यूज करेंगे, और जब x2 जब विषम होगा तो हम इस वाले फंक्शन का यूज करेंगे। ठीक है, तो हम पहले लिख चलते हैं fx1 बराबर fx2 लेके चलते हैं हम आपको। ठीक है, fx1 बराबर fx2। ठीक है, fx देखिए x1 हमने सम माना है, क्या माना है सम, तो इसके लिए हम सम वाले इस फंक्शन का यूज करेंगे। ठीक है, x2 को हमने विषम माना है तो विषम वाले के लिए हमने इस फंक्शन का यूज करेंगे। ठीक, तो x1 सम, तो सम है तो x1 सम वाले का इसका यूज करेंगे। तो x1 यहाँ पे रखेंगे तो कितना हो जाएगा x1 माइनस वन, तो यहाँ लिख देते हैं x1 माइनस वन। ठीक है, बराबर x2 को हमने विषम माना है तो विषम वाले फंक्शन का इसका यूज करेंगे, x बराबर विषम। तो यहाँ पे x2 रखेंगे तो इधर क्या हो जाएगा x2 प्लस वन, तो इधर हम लिख देते हैं x2 प्लस वन आपको। ठीक है, अब देखिए ये x1 ये प्लस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस x2, ये एक पहले से है ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस वन। तो x1 माइनस x2 बराबर कितना हो गया हमारे पास दो। ये दो क्या है आपकी सम संख्या है, दो क्या है आपकी सम संख्या। तो कभी ये अगर इसको ये x1 को हमने सम माना है, x2 को हमने विषम माना है। ठीक है, तो सम और विषम का अंतर, दोनों का घटाना, दोनों का अंतर कभी भी सम संख्या नहीं आ सकती। ये क्या है, ये आना असंभव है। ठीक है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे यह क्या है असंभव है, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। यह जब असंभव है इसलिए हमारा ये मानना ही गलत है कि fx1 बराबर fx2, हम मान के नहीं सकते। मतलब ये fx1 बराबर fx2 हमने मान के चला और हमारे पास ये आ गया x1 माइनस x2 बराबर दो, सम संख्या, और सम संख्या कभी आना संभव ही नहीं है, असंभव है। अगर ये चीज असंभव, इसका मतलब कि हमारा जो मानना था वही गलत था। ठीक है, तो fx तो क्या हो जाएगा आपका fx1 बराबर नहीं होगा किसके, आपकी fx2 की। अतः f क्या हो जाएगा एक एक ही हो जाएगा, मतलब जो हमारा मानना था वो गलत था, तो f क्या हो जाएगा, इसलिए f एक ही हो जाएगा। ठीक है, इसलिए f क्या हो जाएगा आपका एक ही है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब हम एक कंडीशन और बची, जब x1 सम और x2 विषम माना, अब x1 को विषम तथा x2 को हम सम मानेंगे, इसका उल्टा मानते देखिए, चेक करेंगे एक बार। ठीक है, चौथी कंडीशन में हम क्या देखेंगे, जब x1 सम विषम, जब x1 विषम तथा x2 कितना हो आपका सम। एक कंडीशन ये देखते हैं, जब x1 विषम हो, पहले हम लेके चलेंगे fx1 बराबर fx2 लेके चलेंगे, क्या लेके चलेंगे fx1 बराबर आपका fx2 लेके चलेंगे। ठीक है, तो जब x1 विषम, तो विषम x1 के लिए विषम वाला यूज करेंगे। विषम वाला हमारे पास क्या फलन परिभाषित है, ये वाला फलन परिभाषित है, तो x1 की जगह यहाँ पे x1 रखेंगे तो यहाँ भी क्या हो जाएगा x1 प्लस वन, तो यहाँ पे रख देंगे x1 प्लस वन। fx2, x2 क्या है आपका सम माना है हमने, तो x2 सम, तो सम वाले के लिए हमने इस फंक्शन का यूज किया। ठीक है, तो यहाँ पे x2 रखेंगे तो यहाँ भी x2 हो जाएगा, तो x2 माइनस वन हो जाएगा, इस बार क्या हो जाएगा आपका x2 माइनस वन। x1 x2 की तरफ ले जाइए, x1 ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये आपका माइनस है, ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो x1 माइनस x2 बराबर कितना हो गया आपके पास माइनस टू। तो कभी भी ये भी असंभव है, क्योंकि विषम और सम संख्याओं का अंतर कभी भी माइनस टू नहीं आ सकता। ठीक है ना, निगेटिव में नहीं आ सकता। ठीक है, तो लिख दीजिए यह भी क्या है आपका, यह भी असंभव है। यह भी जब असंभव है तो इसका मतलब हमारा ये मानना ही हमारा क्या था, गलत था। ठीक है, तो ये हमारा मानना ही नहीं चाहिए था, इसके लिए fx1 कभी भी बराबर नहीं हो सकता किसके, fx2 की। अतः f क्या हो जाएगा आपका एक ही हो जाएगा, अतः f एक ही होगा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। तो ये हमने एक के लिए चार कंडीशन को प्रूव किया। ठीक है ना, तो चार कंडीशन ये जब हम फुलफिल कर दिया तो क्या चारों में हमको क्या मिल गया कि f आपका जो फलन दिया हुआ फलन है आपका क्या हो जाएगा एक ही हो गया। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम प्रूव करेंगे ऑन टू के लिए, किसके लिए प्रूव करेंगे, ऑन टू के लिए, आच्छादक के लिए। इसको मिटा देते हैं। तो विद्यार्थियों बात करेंगे आच्छादक के लिए। ठीक है, किसकी बात करेंगे, नंबर 2 आच्छादक, आच्छादक फलन आपका आच्छादक फलन, इसको बोलते हैं ऑन टू फंक्शन। क्या बोलते हैं, ऑन टू फंक्शन। ठीक है, इसमें भी हम दो कंडीशन का यूज करेंगे। कितनी कंडीशन, दो कंडीशन का यूज करेंगे। ठीक है, यदि x आपका सम हो, फर्स्ट कंडीशन क्या है, यदि x क्या हो आपका सम हो। देखिए यदि x सम है तो हम इस वाले फंक्शन का यूज करेंगे। ठीक है, तो हम इसमें क्या लेके चलते थे आपका आच्छादक में, यहाँ पे हम लिखे देते हैं
आक्षादक में हम लेके चलते थे आपका एफ एक्स बराबर बाई, क्या लेके चलते थे, एफ एक्स बराबर बाई लेके चलते थे। और अगर हमको बाई, ये बाई के सभी, बाई के जो भी अवयव थे अगर एक्स में हमको मिल जाते थे उसके पूर्व प्रतिबिंब, बाई के सभी पूर्व प्रतिबिंब अगर एक्स में मिल जाते थे तो क्या हो जाता था, आक्षादक हो जाता था, अगर नहीं मिलते थे तो आक्षादक नहीं होता था। ठीक है, तो हम इसको प्रूव करते हैं। यदि एक्स क्या हो, सम हो, सम के लिए हम किसका यूज करेंगे, इस वाले फंक्शन की तरफ सबसे पहले तो हम क्या लेके चलेंगे, एफ एक्स बराबर बाई लेके चलेंगे, क्या लेके चलेंगे, एफ एक्स बराबर बाई लेके चलेंगे। ठीक है, तो हम किस फलन का यूज करेंगे सम के लिए, सम के लिए हम एफ एक्स बराबर इस फलन का यूज करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि सम के लिए हमारे पास ये फलन परिभाषित है। तो x माइनस वन, तो क्या लेके चलेंगे x माइनस वन, ये क्या हो जाएगा बाई, तो x बराबर क्या हो जाएगा बाई, ये माइनस कर जाएगा तो आपका प्लस वन हो जाएगा। ठीक, तो x बराबर बाई प्लस वन हो गया। हमारे पास जो फलन परिभाषित है वो कहाँ से परिभाषित है, f फ्रॉम n टू n, हमारे पास जो फलन परिभाषित है f फ्रॉम n टू n, दैट इज प्राकृत संख्या से प्राकृत संख्या फलन परिभाषित है, प्राकृत संख्या दैट इज नेचुरल नंबर से यहाँ पे एक फलन परिभाषित है आपका स्मॉल f। ठीक है, तो प्राकृत संख्या क्या होती है आपसे 1 2 3 4 अनंत तक जाती है, इधर भी 1 2 3 4 अनंत तक जाती है। ठीक है, प्राकृत संख्या ये होगी, प्राकृत संख्या परिभाषित है। तो इधर वाला पूरा आपका x कहलाता है, क्या कहलाता है, ये x कहलाता है, उधर वाला क्या कहलाता है आपका बाई कहलाता है। तो देखिए अगर हम बाई का कुछ भी मान रखें तो क्या x का मान हमको मिलेगा, बाई के कुछ भी मान रखें, बाई का मान देखिए प्राकृत संख्या में ही रखना है। ठीक है, तो 1 2 3 4 कुछ भी रखेंगे, अगर यहाँ पे 1 रखेंगे बाई का मान तो x का मान कितना मिलेगा 2, ये इसमें 2 में मिल जाएगा, यहाँ पे 2 रखेंगे तो 3 मिलेगा, 4 रखेंगे तो 5, तो मतलब प्राकृत संख्या रखेंगे, बाई का कोई मान प्राकृत संख्या रखेंगे तो x का मान भी हमको प्राकृत संख्या ही मिलेगा। इसका मतलब बाई के प्रत्येक मान के लिए ये प्रांत कहलाता है आपका, ये कहलाता है आपका सह प्रांत कहलाता है। ठीक है, तो बाई का हम कोई मान रखेंगे तो बाई के प्रत्येक मान के लिए इसमें प्रांत में इसका इससे जो बनता है उसको पूर्व प्रतिबिंब बोलते हैं, इससे जो बनता है उसको प्रतिबिंब बोलते हैं, हमने इसके पिछली वीडियो में पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो बाई के प्रत्येक मान के लिए प्रांत में, ये प्रांत में क्या हो जाएगा आपका पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है, इसलिए क्या हो जाएगा दिया गया फलन आपका आक्षादक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे बाई के प्रत्येक मान के लिए ये वाला आपका प्रांत कहलाता है, ये वाला आपका सह प्रांत कहलाता है, हमने डिफिनेशन में बहुत अच्छे समझा हुआ है। ठीक है, तो बाई के प्रत्येक मान के लिए प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब क्या होता है, विद्यमान है, पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान। ठीक है, अतः दिया गया फलन क्या हो जाएगा आपका, अतः दिया गया फलन आच्छादक हो जाएगा। ठीक है ना, इधर से इधर जो बनता है वो प्रतिबिंब कहलाता है, इधर से जो इधर का बनता है वो क्या कहलाता है, पूर्व प्रतिबिंब कहलाता है। तो बाई का कोई भी मान रखेंगे तो हमें x का कोई ना कोई मान जरूर मिलेगा। ठीक है, तो बाई का हमने 1 रखा तो इधर x का मान कितना मिला 2, तो इधर 2 शामिल है, बाई का मान हमने 2 रखा 2 1 3, तो x का मान इसमें 3 शामिल है। ठीक है ना, तो बाई के किसी भी मान के लिए प्रांत में, इधर प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब, ये प्रांत है आपका, प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है, इसलिए क्या हो जाएगा आपका f आक्षादक हो जाएगा। जब x सम हो तब एक और कंडीशन हम इसमें देखेंगे, जब x क्या हो आपका, जब ये x क्या हो विषम, यदि x क्या हो आपका विषम हो। ठीक है, यदि x विषम हो तो हम देखते हैं क्या होता है। देखिए यदि x विषम हो तो हम पहले तो लेके चलेंगे f x बराबर बाई लेके चलेंगे, क्या लेके चलेंगे, किसी भी आख्यादक को प्रूव करने के लिए हम f x बराबर हमेशा बाई ही लेकर चलेंगे। ठीक है, तो f x बराबर बाई लेकर चले, जब x विषम हो तो विषम के लिए हमारे पास क्या परिभाषित है, ये x प्लस वन परिभाषित है f x, तो f x की जगह हम क्या लिख देंगे x प्लस वन, क्या लिख देंगे x प्लस वन इक्वल टू बाई, तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका, ये बाई प्लस उधर जाएगा तो माइनस वन, तो क्या हो जाएगा, यदि x विषम हो, ऐसा हमको मान लेना है बाई का कि x क्या होना चाहिए, x को हम विषम माना है तो ये x का मान हमेशा विषम ही आना चाहिए, ऐसा बाई का मान लेना है। तो यहाँ पे हम एक मान नहीं ले सकते, एक में एक घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, जो कि ये नेचुरल नंबर है ही नहीं, तो एक नहीं ले सकते यहाँ पे हम दो भी नहीं ले सकते क्योंकि सम हो जाएगा, तो 2 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 2 ले सकते हैं कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इधर में से 2 लेंगे तो 2 माइनस 1 बराबर x का मान 1 आ गया, 1 विषम है कोई दिक्कत नहीं, चल जाएगा। यहाँ पे हम 3 अगर मान लेंगे, बाई का मान 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो x बराबर कितना आ गया 2 आ गया, जबकि हमने x को विषम माना है तो x का मान कभी भी 3 भी नहीं ले सकते। ठीक है, तो बाई का मान हमें ऐसा लेना है, इधर से बाई, ये पूरे बाई के मान यहाँ से उठाएंगे कोई भी मान, तो हमको ये x का मान इधर मिलना चाहिए प्राकृत संख्या। ठीक है, क्योंकि फलन जो हमारा परिभाषित है प्राकृत संख्या से प्राकृत संख्या में ही परिभाषित है, तो हमको प्राकृत संख्या ही मान लेना पड़ेगा बाई का, तो हमको प्राकृत संख्या ही मान मिलेगा। लेकिन हम बाई का मान ऐसा लेंगे कोई भी
जिससे हमें x का मान कितना मिले, ये पूरा विषम आए, क्योंकि x हमने विषम माना हुआ है। ठीक है, तो y का कोई भी मान रखेंगे तो x का मान विषम आना चाहिए। तो उसके लिए हमें प्रांत में, इस प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब मिल जाएगा, कोई ना कोई संख्या मिल ही जाएगी। ठीक है, तो ये भी फलन क्या हो जाएगा आपका आच्छादक हो जाएगा। तो y के लिख देंगे, y के प्रत्येक मान के लिए प्रांत में, ये आपका प्रांत है, ठीक है ना, प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब, पूर्व प्रतिबिंब क्या है आपका, विद्यमान है, अतः जो फलन f है क्या हो जाएगा आपका आच्छादक, हो जाएगा आपका आच्छादक हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है क्लियर हो गया होगा ये। ठीक है, इधर से इधर जो बनता प्रांत कहलाता है, इधर से इधर जो बनता प्रांत पूर्व सह प्रांत कहलाता है। ठीक है, इधर से इधर जो बनता है उस इधर वाला सह प्रांत होता है, इधर वाला क्या होता है आपका प्रांत होता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, इधर से इधर जो बनता है वो प्रतिबिंब कहलाता है, और इधर से इधर जो बनता है उसको इसको पूर्व प्रतिबिंब बोलते हैं। इसके पहले वीडियो में हमने बहुत अच्छे से समझाया है वही सारी चीजें। ठीक है, तो आपका ये बाई के कुछ भी मान रखेंगे, यहाँ पे 3 रखेंगे तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा हमारे, 3 माइनस 1 2 मिल जाएगा। तो ये 3 हम नहीं रख सकते, क्योंकि हमारे पास x क्या माना, हमने विषम माना, तो हमारे पास विषम ही मान आना चाहिए। ऐसा कोई भी मान इधर से रखेंगे तो इधर से कोई ना कोई प्रतिबिंब हमको मिलेगा। ठीक है, तो हमको कोई ना कोई मिल जाएगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये फलन आच्छादक हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विद्यार्थियों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका 13वां एग्जाम्पल क्या बोलता है, सिद्ध कीजिए कि आच्छादक फलन इतना, क्योंकि आच्छादक फलन हमारे पास दिया हुआ इतना सदैव क्या होता है, एक ही फलन होता है। ठीक है, तो ये आच्छादक फलन तो हमको दिया ही हुआ है कि f एक फलन है जो कि 1 2 3 से 1 2 3 में परिभाषित है, वो आच्छादक है ही, वो तो एकदम गारंटी है आच्छादक है ही, दिया हुआ है। ठीक है, तो हमको सिद्ध करना है कि एक ही फलन होता है कि नहीं होता है। ठीक है, तो सदैव बोल रहा है कि एक ही फलन ही होता है। हम इसका उल्टा मान के चलेंगे, हम मान लेंगे कि ये जो फलन दिया हुआ है ये एक ही नहीं है। एक नहीं है तब भी तो क्या आच्छादक, क्यों आच्छादक ही आना चाहिए, क्योंकि ये फलन आच्छादक दिया ही है। तो हम इसको एकाएकी नहीं है मान के चलेंगे और देखेंगे क्या ये आच्छादक है या नहीं है। ठीक है, तो माना, हम इसको मान लेंगे, उल्टा मान के चलेंगे, एकाएकी फलन सिद्ध करना है तो मान लेंगे माना दिया गया जो फलन है आपका, माना दिया गया फलन क्या है आपका, एकाएकी नहीं है। ठीक है, एकाएकी नहीं है। हमारे पास एक फलन क्या डिफाइन किया हुआ, इधर दिया हुआ है 1 2 3, और इधर क्या दिया हुआ है, इधर भी दिया हुआ है 1 2 3। इसके बीच में क्या हमारे पास फलन परिभाषित है, एक फलन हमारे पास परिभाषित है f, जो कि 1 2 3 तरीके से परिभाषित है, 1 2 3। ये कोई समुच्चय है आपके पास, इसमें 1 2 3 अवयव है, इसमें कोई समुच्चय, इसमें भी 1 2 3 अवयव है। हमने इसको माना है कि ये फलन एकाएकी नहीं है। एकाएकी मतलब एक का एक से, सभी का सभी से संबंध नहीं है। इसका मान लीजिए संबंध है इससे 1 से, इसका संबंध मान लीजिए 2 से, और एकाएकी नहीं है इसलिए हमने इसका संबंध भी इसी से कर दिया। ठीक है, तो एकाएकी नहीं है दर्शाने के लिए, क्योंकि इसको छोड़ना पड़ेगा तभी तो एकाएकी नहीं है, नहीं तो फिर एक का एक से हो जाएगा तो एकाएकी हो जाएगा। ठीक, तो हमने इस प्रकार से मान लिया। तो दिया गया फलन क्या मान लिया हमने, एकाएकी नहीं है। जब एकाएकी नहीं है तो क्या हो जाएगा इसमें, आप समझने की कोशिश कीजिए। जब एकाएकी नहीं है तो इनका संबंध इससे हो गया, इसका संबंध इससे हो गया, इसका भी संबंध क्या हो गया आपका 2 से हो गया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे इसमें, देखिए इसमें प्रांत क्या होता है और परिसर क्या हो जाएगा। तो दिए गए फलन में प्रांत क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा, और परिसर जिनका समुच्चय एक किसी न किसी, इसको अगर समुच्चय ए मान ले, इसको समुच्चय क्या मान ले, बी मान ले। ठीक है, तो ये आपका प्रांत हो जाएगा। समुच्चय ए के सभी अवयव प्रांत होते हैं और समुच्चय बी के सभी अवयव सह प्रांत होते हैं। लेकिन परिसर कौन होता है, समुच्चय बी के उन अवयवों का समुच्चय होता है जो समुच्चय ए के अवयवों से क्या हो, संबंधित हो। तो देखिए इस समुच्चय में प्रांत क्या हो जाएगा आपका, इस समुच्चय में आपका प्रांत देखिए क्या हो जाएगा, प्रांत आपका 1 2 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 2 3, और परिसर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे परिसर क्या हो जाएगा, 1 और 2 हो जाएगा, 1 और 2। प्रांत और परिसर के बारे में हमने पढ़ा हुआ है परिभाषा में इसके पीछे। ठीक है, तो प्रांत ये सारे अवयव हो गए, और परिसर क्या होते हैं, समुच्चय बी के उन अवयवों का समुच्चय होता है जो समुच्चय ए के अवयवों से क्या हो, संबंधित हो। ये परिसर हो गया। तो देखिए क्या प्रांत और परिसर दोनों बराबर है, अगर प्रांत और परिसर दोनों बराबर है, नहीं है क्या है यहाँ पे, यहाँ प्रांत बराबर नहीं है किसके, आपके परिसर के, यहाँ पे प्रांत और परिसर दोनों अगर बराबर नहीं है तो इसका मतलब दिया गया फलन आपका क्या है, एकाएकी भी नहीं होगा। क्योंकि एकाएकी फलन में क्या होता है, प्रांत और परिसर दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। इसलिए आपका दिया गया फलन एकाएकी नहीं, दिया गया फलन आपका आच्छादक नहीं हो, क्योंकि आच्छादक होने के लिए क्या होना चाहिए, समुच्चय बी के सभी अवयवों का संबंध समुच्चय ए के सभी अवयवों से होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ये अवयव छूट गया आपका,
ठीक है। तो प्रांत और परिसर अगर बराबर नहीं है तो वो फलन कभी भी क्या हो जाएगा, आच्छादक नहीं होगा। ठीक है, इसलिए दिया गया फलन क्या हो जाएगा आपका, आच्छादक नहीं है। और ये फलन हमारे पास आच्छादक होना चाहिए, क्योंकि ये फलन हमारे पास क्या दिया हुआ है, आच्छादक फलन पहले से ही दिया हुआ है। लेकिन हमने इसमें सिद्ध कर दिया, अगर हम ये फलन को एकाएकी नहीं है मान के चल रहे हैं, तो ये फलन को हमने क्या सिद्ध कर दिया, आच्छादक नहीं है। अगर ये आच्छादक नहीं है, इसका मतलब हमारा ये एकाएकी फलन मानना ही गलत था कि ये एकाएकी नहीं है। इसका मतलब एकाएकी होगा, तभी तो ये आच्छादक होना चाहिए। क्योंकि अब उल्टा हमने मान के चला एकाएकी नहीं है, तो फिर आच्छादक नहीं है, हमने सिद्ध कर दिया। लेकिन आच्छादक ये फलन क्या हुआ है, दिया हुआ है, इसलिए मतलब ये हमारा मानना क्या था, गलत था। इसलिए दिया गया फलन क्या हो जाएगा, अतः ये जो है आच्छादक फलन नहीं आया है, ये क्या हो जाएगा, दिए गए फलन का क्या हो जाएगा, विरोधाभास होगा, उल्टा हो जाएगा, उसका विरोधाभास है। विरोधाभास क्यों, क्योंकि दिया गया फलन क्या हमारे पास आच्छादक दिया हुआ है। ठीक है, और हमारे पास आच्छादक नहीं आ गया, इसका मतलब दिए गए फलन का क्या हो जाएगा, विरोधाभास है। अतः जो हमने ये माना था एकाएकी नहीं है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख देंगे, अतः दिया गया फलन f, अतः दिया गया फलन क्या हो जाएगा आपका, एकाएकी हो जाएगा। ठीक है, अतः दिया गया फलन f क्या हो जाएगा, एकाएकी है। इस प्रकार हम प्रूव करेंगे। ठीक है, एक बार और समझिए क्वेश्चन को। हमारे पास एक फलन दिया हुआ है f, जो कि 1 2 3 से 1 2 3 में परिभाषित है। ठीक है, ये फलन क्या दिया हुआ है, आच्छादक फलन दिया हुआ है। ठीक है, तो हमको सिद्ध करना है कि सदैव क्या होता है, ये फलन एकाएकी होता है। ठीक है, तो हम इसको एकाएकी नहीं है उल्टा मान के चलेंगे। क्या मान के चलेंगे, एकाएकी नहीं है। एकाएकी नहीं है मतलब 1 2 3 का संबंध सभी अलग अलग अवयवों के साथ नहीं है। तो हमने 1 का संबंध ऐसे कर दिया, और 2 और 3 दोनों का संबंध हमने किससे कर दिया, 2 से कर दिया, क्योंकि हमको दर्शाना है कि एकाएकी नहीं है। ठीक है, तो अब क्या इसमें ये वाला जो कहलाता है, ये प्रांत कहलाता है, इधर वाला क्या कहलाता है, सह प्रांत कहलाता है। और परिसर क्या कहलाता है, समुच्चय बी के उन अवयवों का समुच्चय कहलाता है जो समुच्चय ए के किसी न किसी अवयव से क्या हो, संबंधित हो। तो ये प्रांत आ गया आपका, और ये क्या आ गया आपका, परिसर कितना आ गया, 1 और 2 आ गया, 3 छूट गया, ये परिसर में नहीं आता। ठीक है, लेकिन आच्छादक फलन होने के लिए क्या होना चाहिए, प्रांत बराबर होना चाहिए हमेशा परिसर के। लेकिन यहाँ पे प्रांत और परिसर दोनों क्या है, बराबर नहीं है, इसलिए दिया गया फलन क्या हो जाएगा, आच्छादक फलन नहीं होगा। और आच्छादक फलन नहीं होगा, इसका मतलब ये फलन आच्छादक दिया ही हुआ है क्वेश्चन में, तो आच्छादक होना ही चाहिए। लेकिन हमें सिद्ध कर दिया कि ये फलन आच्छादक है ही नहीं, इसका मतलब हमने ये जो माना था यही गलत था। जो हमारा ये क्या हो जाएगा, विरोधाभास हो जाएगा दिए गए फलन का। तो इसलिए क्या हो जाएगा, दिया गया फलन आपका क्या हो जाएगा, एकाएकी हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम इसको प्रूव करते हैं। अब आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो विद्यार्थियों हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 14 की तरफ। ठीक है ना, तो सिद्ध कीजिए कि एक एकाएकी फलन, हमारे पास ये एक फलन परिभाषित है जो कि क्या है, एकाएकी है। एकाएकी मतलब हमारे पास ये फलन दिया हुआ है जो कि एकाएकी है। ठीक है, तो देखते हैं हम, तो ये फलन हमारे पास ये कहाँ से, 1 2 3 से, 1 2 3 से कहाँ से परिभाषित है, 1 2 3 में, ये बीच में हमारे पास फलन को दर्शाते हैं स्मॉल f से। ठीक है, एकाएकी है मतलब 1 का 1 से संबंध है, 2 का 2 से संबंध है, तथा 3 का 3 से संबंध है। एकाएकी मतलब 1 1, 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से, मतलब 1 1, प्रत्येक का अलग अलग संबंध है। ठीक है, तो ये बताना है कि ये तो एकाएकी है, लेकिन इसको सिद्ध कीजिए कि ये अनिवार्य रूप से क्या है, आपका आच्छादक फलन भी है, हमको इसलिए सिद्ध करना है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या दिया हुआ है कि आपका प्रत्येक इस समुच्चय के प्रत्येक अवयव का संबंध हमारे पास इस समुच्चय के अद्वितीय अवयव से। तो मतलब ये पहला वाला आपका कहलाता है प्रांत, और ये वाला आपका कहलाता है सह प्रांत। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए प्रांत के, यहाँ प्रांत, ये पूरा प्रांत कहलाता है आपका, 1 2 3 ये प्रांत के अवयव है। ठीक है ना, यहाँ प्रांत के प्रत्येक अवयव का, यहाँ प्रांत के प्रत्येक अवयव का देखिए अद्वितीय प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है, या अलग अलग प्रत्येक अवयव का अलग अलग प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है। 1 का प्रतिबिंब 1 प्राप्त हो रहा है, 2 का 2, 3 का 3। यहाँ प्रांत के प्रत्येक अवयव का अलग अलग प्रतिबिंब इधर के अवयव का, जैसे ये लिखा हुआ है ना, F1 का 1 प्राप्त हो रहा है, F2 का प्रतिबिंब कितना प्राप्त हो रहा है, 2 प्राप्त हो रहा है, F3 का प्रतिबिंब कितना प्राप्त हो रहा है, 3 प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार से हम लिखेंगे प्रतिबिंब। ठीक है, तो यहाँ प्रांत के प्रत्येक अवयव का अलग अलग प्रतिबिंब, अलग अलग क्या प्राप्त हो रहा है आपका, प्रतिबिंब, अलग अलग प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है। ठीक है, प्रत्येक प्रांत के प्रत्येक अवयव का अलग अलग प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है, और प्रांत में जो अवयवों की संख्या है वही सह प्रांत में भी अवयवों की संख्या है, दोनों की अवयव संख्या निश्चित है, तथा प्रांत में अवयवों की संख्या, ठीक है, प्रांत में अवयवों की
संख्या उतनी ही है जितनी की सह प्रांत में अवयवों की संख्या, ठीक है, बराबर सह प्रांत में अवयवों की संख्या, ठीक है। तो प्रांत में अवयवों की संख्या उतनी जितनी की सह प्रांत में है, और सभी का प्रतिबिंब क्या होगा, अलग अलग प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका, इधर से कोई भी अवयव हमारे पास छूट नहीं रहा है, सह प्रांत का कोई भी अवयव हमारे पास छूट नहीं रहा है। इसका मतलब दिया गया फलन जो है निश्चित रूप से क्या हो जाएगा, आख्यादक हो जाएगा, ठीक है। अतः दिया गया फलन f जो है आपका क्या हो जाएगा, निश्चित रूप से क्या हो जाएगा, आख्यादक होगा, निश्चित रूप से क्या हो जाएगा आपका, आख्यादक हो जाएगा, ठीक है। आख्यादक होने की क्या शर्त है, ये इधर का जो कोई भी सह प्रांत का आपका अवयव है, कोई भी अवयव छूटना नहीं चाहिए, इधर के प्रत्येक अवयव के साथ संबंध होना चाहिए। तो सभी का संबंध हमको मिल गया, तो प्रत्येक, तो ये क्या हो जाएगा आपका, आख्यादक हो जाएगा निश्चित रूप से, ठीक है। तो इतना आप कर लीजिएगा, फिर अगला चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है।